ब्लॉकबस्टर से नेटफ्लिक्स तक का सफर एक ऐसी कहानी है जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक समय था जब लोग फिल्मों के लिए ब्लॉकबस्टर स्टोर्स की लंबी लाइनों में खड़े होते थे। वहीं आज नेटफ्लिक्स के बटन दबाते ही हजारों मूवीज और सीरीज आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती हैं। यह कहानी सिर्फ दो कंपनियों की नहीं, बल्कि हमारे फिल्म और टीवी देखने के तरीकों में आए क्रांतिकारी बदलाव की है। 1910 के दशक के आखिर और 2000 की शुरुआत में ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा नाम था। हर शहर, हर कॉलोनी में ब्लॉकबस्टर स्टोर्स थे, जहां आप वीएचएस टेप्स और बाद में डीवीडीज किराए पर ले सकते थे। उस दौर में ब्लॉकबस्टर का एकमात्र कॉन्सेप्ट था वॉच नाउ पे लेटर। आपको कुछ दिन के लिए फिल्म घर ले जाने का मौका मिलता था और फिर उसे वापस करना होता था। लेट फी के नाम पर भी अच्छी खासी कमाई होती थी। लेकिन ब्लॉकबस्टर का बिजनेस मॉडल उसी समय के लिए सही था जब लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शन होते थे। इंटरनेट अभी शुरुआती स्टेज में था और स्ट्रीमिंग जैसी चीजें केवल साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती थीं। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट तेज हुआ, लोगों की आदतें भी बदलने लगीं। 1997 में रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने नेटफ्लिक्स को लॉन्च किया। उस वक्त नेटफ्लिक्स एक डीवीडी रेंटल सर्विस थी, जिसमें आप ऑनलाइन डीवीडी ऑर्डर करते थे और वो पोस्ट के जरिए आपके घर पहुंचती थी। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा यूएसपी था नो लेट फीस। ब्लॉकबस्टर की तरह आपको लेट फीस नहीं चुकानी पड़ती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, नेटफ्लिक्स ने अपने बिजनेस मॉडल को बदलना शुरू किया। 2007 में उन्होंने स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की, जिससे यूजर्स बिना किसी रुकावट के अपने पसंदीदा शो और फिल्में देख सकते थे। नेटफ्लिक्स की इस नई सर्विस ने पूरी गेम को बदल दिया। अब लोग घर पर बैठकर अपने पसंदीदा कंटेंट का मजा ले सकते थे, वो भी अपनी सुविधानुसार। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने अपनी ओरिजिनल कंटेंट प्रोडक्शन पर भी जोर देना शुरू किया। 2013 में हाउस ऑफ कार्ड्स और ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक जैसे शो की सफलता ने नेटफ्लिक्स को और भी लोकप्रिय बना दिया। इन शो ने न सिर्फ दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि कई पुरस्कार भी जीते। इसके विपरीत ब्लॉकबस्टर ने अपने बिजनेस मॉडल को बदलने में देरी की। वे स्ट्रीमिंग ट्रेंड को पहचानने में चूक गए और इसी कारण वे बाजार में अपनी स्थिति खोते गए। 2010 में ब्लॉकबस्टर ने अपनी आखिरी बचत के लिए दिवालिया घोषित किया। यह सब कुछ जल्दी ही खत्म हो गया और एक ऐसा ब्रांड जो कभी एंटरटेनमेंट का राजा था, अब अस्तित्व में नहीं रहा। नेटफ्लिक्स ने न केवल अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए जाना जाता है, बल्कि उन्होंने दर्शकों के लिए एक नया अनुभव भी तैयार किया। उनके एंटरटेनमेंट का कंसेप्ट पूरी तरह से बदल गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने पसंदीदा शो को कहीं भी, किसी भी समय देख सकता है। नेटफ्लिक्स ने इंटरैक्टिव कंटेंट जैसे ब्लैक मिरर, बैंडरस्नैच भी पेश किया, जिसमें दर्शक कहानी के दिशा निर्देश चुन सकते थे। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स ने भारतीय मार्केट में भी अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने कई हिंदी ओरिजिनल शो और फिल्मों का निर्माण किया, जैसे सेक्रेड गेम्स और मनी हाइस्ट के भारतीय वर्जन। इसने भारत में स्ट्रीमिंग का कल्चर बढ़ाने में मदद की। बैगे के बाद नेटफ्लिक्स की सफलता का एक और बड़ा कारण उनके डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना है। वे दर्शकों के बिहेवियर को समझने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर डेटा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि कौन सा कंटेंट लोकप्रिय हो रहा है और किस पर दर्शकों की रुचि कम है। आज नेटफ्लिक्स एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, जो न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि हमारे देखने के तरीके को भी बदल रहा है। उसने हमें एक नई एंटरटेनमेंट संस्कृति दी है, जहां हम अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं। इस पूरी यात्रा में ब्लॉकबस्टर से नेटफ्लिक्स तक का सफर एक सबक है कि कैसे समय के साथ चलना और तकनीकी परिवर्तनों को अपनाना आवश्यक है।
इस तरह एक समय का बड़ा ब्रांड कैसे धीरे धीरे तकनीक की चपेट में आकर पीछे रह जाता है और नया ब्रांड कैसे अपनी मार्केटिंग और इनोवेशन के दम पर सब पर हावी हो जाता है। यह कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं, बल्कि जीवन में भी बदलाव लाने की प्रेरणा देती है।